आधी हकीकत आधा फसाना। कोई कहता है उनके पास भगवान गणेश की कोई अद्भुत शक्ति है, किसी के मुताबिक वो कोई ऐसी विद्या जानते हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सब दिमाग पढ़ने का खेल है। ये सारी बातें उस शख्स के बारे में कही जा रही हैं जो परछाई देखकर लोगों का भविष्य बताते हैं, लोगों के बताए बिना उनकी समस्याएं जान जाते हैं। इतना ही नहीं, परछाई देखकर लोगों की विपदा दूर भी करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस धूप में खड़े हो जाना। आचार्य आपकी परछाई पर नजर डालेंगे और चंद मिनट में भूत, वर्तमान और भविष्य सब आपके सामने होगा। गुजरात के अहमदाबाद में यह खेल 25 साल से चल रहा है। किसी ने कहा चमत्कार है, किसी ने इसे फरेब का नाम दिया। हकीकत जानने के लिए हमारी टीम अहमदाबाद पहुंच गई। आइए आइए भैया, आगे आइए। यहाँ खड़े हो जाना। अच्छा जी, ओके। ये इनकी छाया बन गई। ओके। अब आप समझिए कि ये जो छाया है सिर्फ इसी का खेल है सारा। ये जो ज़मीन पे इनकी छाया बन गई है, यही सारा खेल है। इसी से सब कुछ पता लगेगा। ठीक है सर, इसी से पता बताएंगे ना आप? ठीक है, चलिए शुरू करिए। कुछ नहीं करना, बस धूप में चटपट खड़ा होना है और नतीजे फटाफट आपके सामने। अभी आप यू जस्ट वेट, अभी एकदम जल्दीबाजी ना करें। हो सके तो आप है ना अभी 1.5 साल रुक जाइए। अच्छा, हाँ 1.5 साल रुक जाइए। 1.5 साल तक कोई जमीन नहीं ले ना नहीं, अभी मत लें। 1.5 साल तक रुक जाइए। देख सकते हैं आप देख लीजिए ज़मीन को, आपको कौन सी लेनी है। बड़ा ज़मीन देख करके पसंद कर लें आप, पर उसका जो पेमेंट है ना वो 1.5 साल के बाद देना। आपका लेफ्ट डार्क है कि राइट डार्क है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी छाया डार्क है कि भाई साहब की छाया डार्क है? 5, 6। थोड़ी बेकार की परेशानी, टेंशन है इनको, थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। किस चीज़? ये बिजनेस में इनके काफ़ी दुश्मन खड़े हो गए होंगे। अच्छा, हाँ, तो वो उसके हिसाब से ये डर जाते हैं कभी कभी। चमत्कार भविष्यवाणी में नहीं, बिना बताए मन की बात जानने में था। सवाल पूछे बगैर केवल परछाई देखकर कोई किसी का दिमाग कैसे पढ़ सकता है, और जवाब भी ऐसा कि सामने वाला भी लाजवाब हो जाए। पड़ताल में काफी उलझनें थी, कई पहेलियां थी, लेकिन हमारी टीम पीछे नहीं हटी। मामले की तह तक जाने के लिए कई चक्रव्यूह रचे। कुछ लोगों के सवाल पहले से जान लिए, कुछ सवालों को कागज पर लिखवा लिया। ये देखो जी, मैंने ये कागज़ ले लिया। ये इनका सवाल है और इस सवाल को मैं ऐसे के ऐसे ही आपके सामने फोल्ड कर ले रहा हूँ। क्या वो सवाल खुद बता पाएंगे कि आपके मन में क्या है शैडो देख के? और अगर सवाल बता देंगे तो उसके फिर जवाब बता। इसका जो नतीजा सामने आया उसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन इसे समझने के लिए आपको कहानी शुरू से देखनी होगी। जब परछाई से भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषाचार्य से मिलने के लिए हमारी टीम दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद की नर्मदा नदी के किनारे। ज़िंदगी उलझनों से भरी होती है। आपकी ज़िंदगी में भी उलझनें होंगी, मेरी ज़िंदगी में भी उलझनें हैं। लेकिन कभी कभी ये उलझनें हमारी ज़िंदगी पर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम इनका आसान शॉर्टकट हल निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। अब अहमदाबाद में एक शख्स है जो दावा करता है कि आपकी परछाई के ज़रिए वो आपकी हर उलझन का हल निकाल सकते हैं। कैसे होता है? परछाई से भी क्या मुमकिन है कि इस तरह का कोई हल निकाला जा सके? आइए देखते हैं। भविष्य बताने वाले कई बाबाओं से सामना हुआ है, लेकिन वो सब किसी गांव या पिछड़े इलाके में थे। लेकिन ये आचार्य तो अहमदाबाद जैसे शहर की एक पॉश कॉलोनी में रहते हैं, जिनके घर के बाहर कुछ आड़े तिरछे निशान बने हुए थे। हमारी टीम अंदर पहुंची। ओहो, नमस्कार। नमस्कार। और हम बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आ गए। छाया से कैसे मुमकिन होता है सर? मतलब छाया तो एक ब्लैक आकृति बन गई। ओके। और छाया हर आदमी के साथ भी है। ओके। तो ब्लैक आकृति से क्या पता चल रहा है? ओके, तो ब्लैक आकृति क्या है? छाया की शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको अपन ऑरा कहते हैं। बराबर है ना? और सौर मंडल में जो ग्रह घूम रहे हैं, उसकी जो पृथ्वी पर छाया पड़ रही है वो राहु और केतु हैं। राहु केतु को छाया ग्रह से माना जाता है। आप समझे कि नहीं? वो अमृतपाई है। अब ये शास्त्र एक्चुअल में शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है।
और उसकी एक कॉपी भी है, क्योंकि पहले छाया के माध्यम से, चलिए ये सब तो देखेंगे। हाँ, लेकिन पहले आप हमको छाया के दिखाइए। माध्यम से लोग कुंडली बनाते थे पहले। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो बनाते होंगे, लेकिन अब मुझे अभी कैसे करते हैं वो बताइए। मैं तो अभी विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तस्वीरें देखी हैं आपकी हाँ, अखबारों में कि वो छाया से कर हाँ, रहे हैं, किस तरह से करते हैं वो दिखाइए पहले। चलिए आप मेरे साथ आइए। ओके। अभी तक जो सुना था, तस्वीरों से जाना था, उसे अब देखने का वक्त था। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र नागर ने पति पत्नी को धूप में खड़ा किया, फिर महिला की परछाई पर कुछ निशान बनाए। यही काम दूसरी छाया के साथ भी किया गया। फिर आचार्य ने एक कागज मंगाया। पहले कागज देखा, फिर परछाई देखी। धीरे धीरे हाथ ऊपर लाइए, लाइए लाइए लाइए। स्टॉप स्टॉप। आपका जो खराब समय था, जो बीच में था, ये 2019 में, तो जो खराब समय था वो तो निकल गया है। अभी समय चल रहा है आपका अच्छा। और ऊपर आइए। पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा लड्डू खाऊं अब मैं। जब 3-4 लड्डू पड़े हो ना, तो कौन सा लड्डू खाऊं उस पर आधारित है, बराबर है ना। तो कन्फ्यूज़न ये है कि हमको क्या करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए इस वक्त, आपको क्या करना चाहिए। आपकी तो सर्विस होगी बस, आपका तो ठीक है, इनको क्या करना चाहिए उसके ऊपर आधारित है प्रश्न। जवाब से पत्नी संतुष्ट। फिर आचार्य ने एक और कवायद कराई। तो कितने कदम होते हैं देखो, पैर से पैर मिला करके 2, 3, धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप बिंदास डरे बगैर काम चालू कर दीजिए। आपको जैसे कि आपको काम तो मैं बता नहीं कहूँ, मैं कहूँगा दूध बेचो, आप दूध तो बेच नहीं पाओगे हैं। आपके दिमाग में जो काम है वो उस पर आप हाईलाइट्स कीजिए। अभी आप खाली मत बैठिए, आप काम करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। कुछ वही नतीजा पति का भी निकला। बिंदास मेरी तरफ से हो क्या हो। राजेंद्र नागर के जवाब से दोनों लाजवाब थे। जो सवाल उनके मन में था उसका जवाब मिल चुका था, लेकिन यह सब हमारी समझ से परे था। ये छाया बन गई सूरज की रोशनी से, और उसके बाद फिर इस तरह से निशान बना दिए गए। कुछ इन निशानों के आसपास लोगों को चलवा दिया गया। अभी तक जो मैंने देखा है वो बहुत चौंकाने वाला है, बहुत ही अजीबोगरीब है, क्योंकि इस तरह से भविष्यवाणी होते हुए मैंने भी पहले कभी नहीं देखी और आपने भी शायद ही कभी देखी हो। तो ये निशान बनाए गए, इनसे जिस तरह से नापतोल की गई, उनसे भविष्यवाणी तो कर दी गई, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आखिर क्यों ये कदम इस तरह से नापे जाते हैं, क्यों ये निशान बनाए जाते हैं, और क्या छाया से ही सब कुछ पता लग सकता है? आइए पता करते हैं। टीम के पास सवालों के अंबार थे, लेकिन परछाई पढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया को हम और समझना चाहते थे, लिहाजा अगले केस पर ध्यान देना शुरू किया। एक और जोड़ा अपने सवाल लेकर धूप में खड़ा था। आपकी डार्क है कि इनकी डार्क है? आपको डार्क लग रही है कि इनकी डार्क लग रही है आपको? यानी आप दोनों, आपको अपनी डार्क लग रही है, आपको अपनी लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रश्न एक ही है, दोनों का प्रश्न एक ही है अभी, बराबर है। अब वो कंफ्यूज है कि मैंने बताया कुछ काम सोचे होंगे या विचार होंगे, ये काम होगा कि नहीं होगा, या मकान लूँ कि ना लूँ। संतान के बारे में भी प्रश्न हो सकता है। शादी हो गई है तो संतान कब होगी, संतान हो गई है तो उसका एजुकेशन क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं इसमें। क्या प्रश्न है आपके? हैं? संतान के बारे में? ओके। परछाई देखकर आचार्य ने जो कहा, महिला ने उस पर हामी भर दी, यानी फरियादी के मन की बात आचार्य ने बता दी। अब आगे देखिए। अब छाया के माध्यम से ये देखेंगे अपन कि आपका जो आप विचार रही है वो काम संतान के लिए या बिजनेस के लिए भाई साहब, तो उसमें सफलता कितनी मिलेगी आपको। तो आप पैर से पैर मिला करके, एक तो है 1, 2, 3, ऐसे पैर से पैर मिला करके आपके कितने कदम होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8.5। ये आपकी छाया कट रही है। आप चले जाइए, आप आना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एग्जैक्ट है। आपकी छाया नहीं। पहले पत्नी ने अपनी परछाई को कदमों से नापा। उसका अंतिम कदम निशान से बाहर चला गया। पति के कदम की चाल उसकी छाया के बराबर निकली।
अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि अभी है ना, आपका तो समय अच्छा चल ही रहा है और कुछ नए करने की इच्छा है, कुछ नया करना चाहते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। आपका जो खराब समय था 2018, 2019 और 2020 का, वो तो निकल गया है, बराबर है। जब इनका अच्छा था, इनका खराब था, तब तुम्हारा अच्छा था। अब तुम्हारा ज़रा गड़बड़ है तो अब इनका अच्छा है। लेकिन आपकी प्रश्न कट रहे हैं, बराबर, आंसर सही आ रहे हैं। तो कहने का जो आपने सोचा है ना संतान के बारे में, बिजनेस के बारे में, सफलता तो मिलेगी पर थोड़ी संघर्ष के बाद मिलेगी, थोड़ा संघर्ष के बाद मिलेगी आपको। तो मैं समझता हूँ तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, वो आप लिख लेना। लेकिन हमारी दिलचस्पी समस्या के समाधान में नहीं, समस्या जानने के तरीके में थी। अब इस प्रक्रिया को शुरू से अंत तक देखते हैं। पहले फरियादी धूप में खड़ा होता है। उसकी परछाई को राजेंद्र नागर गौर से देखते हैं। परछाई के हाथ और सिर पर निशान लगाया जाता है। पीड़ित शख्स उन निशानों को अपने कदमों से नापता है। फिर आचार्य अपनी गणना करते हैं और समस्या और उसका समाधान लोगों के सामने होता है, वो भी बिल्कुल सटीक। लेकिन यह होता कैसे है? आचार्य राजेंद्र ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं, ज्योतिष शास्त्र की ही एक विलुप्त होती विद्या है। मैंने इस छाया को अलग रूप से दिया और छाया का कनेक्शन ना ज्योतिष से भी है। क्यों? उसका कारण है कि राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं और कुंडली के 12 खाने में राहु और केतु का जिक्र है ही है। जब मैं आपने देखा, जब मैं आपकी छाया लेता हूँ, दोनों नाप करता हूँ तो दोनों की टोटल मारता हूँ, तब जो एक आता है वो राहु और केतु उसी स्थान में बैठे होते हैं, तो वो कुंडली सही है, बराबर, नहीं तो कुंडली गलत हो जाती है। तीसरी चीज़ क्या है कि शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है जिसको अपन ऑरा कहते हैं, और हर आदमी की ऑरा एक सी नहीं होती है, आदमी की विचारों से ऑराएं चेंज होती रहती हैं। और तो और आचार्य के मुताबिक इस छाया शास्त्र का जिक्र शिव पुराण के 48वें अध्याय में भी है। इसका तो शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रामायण में जब हनुमान जी समुद्र फलांग रहे थे तो सीका राम की एक राक्षसनी थी, वो पक्षियों की छाया पकड़ करके वो भक्षण करती थी। ऐसे वो हनुमान जी जब समुद्र फलांग रहे थे तो वो जो राक्षसनी थी वो जो छाया पकड़ती थी, वो हनुमान जी की छाया पकड़ नहीं पाई, वो और हनुमान जी ने उसको मार करके वो निकल गए थे। तो ये भी है शास्त्र है। अच्छा। दूसरा, और जयपुर का जंतर मंत्र क्या है, ये भी एक छाया पर आधारित है। हमारी टीम ने उन लोगों से बात की जो आचार्य राजेंद्र के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, परछाई दिखाते हैं। इन लोगों के मुताबिक तो छाया शास्त्र की ये विद्या हैरान कर देने वाली है। ये उनका नॉलेज, उन्होंने विद्या प्राप्त की है, लेकिन जो बताते हैं छाया देख के वो सही होता है। हमारे समझो हमको सोचने बोलते हैं, आप कुछ सोचिए, तो जो सोच होती है वो लिख के दे देते हैं कि आप ये सोच रहे हैं, और वही होती है। तो इससे हमें ज़्यादा ट्रस्ट हुआ कि नहीं, ये कुछ विद्या उनके पास है और ये पॉजिटिवली सबको हेल्प कर रहे हैं, और हमें तो काफ़ी उनसे बेनिफिट मिला हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए कि छाया से क्या क्या बताया है आज तक उन्होंने? सब क्या नहीं बताया। अच्छा, वो बोला हाँ, हाँ। क्या नहीं बता दे, सब बता दे। आपने कल क्या खाया वो भी बता देंगे आप। वो भी बता देते हाँ, हैं छाया देख के? हाँ, कि रात को आपने भाजी पाव खाया या दाबेली खाई, वो भी बता देते हैं वो। अच्छा। हाँ। सभी आचार्य राजेंद्र की छाया विद्या के मुरीद हैं। हैरत में तो हम भी थे, लेकिन अभी बहुत कुछ परखना बाकी था। और ये इम्तिहान किसी पौराणिक विद्या या किसी शख्स का नहीं है। हम बस इतना जानना चाहते थे कि यहां जो भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कितनी प्रामाणिकता के साथ हो रहा है। कल हम अपने साथ कुछ और लोग लेकर आएंगे जो आचार्य से पहले कभी नहीं मिले। फिर जो नतीजा सामने आएगा वही हमारा अंतिम फैसला होगा। और ध्यान से देखिएगा, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। अभी तक ज्योतिषाचार्य ने जितने लोगों की छाया देखी वो सब उनके जानने वालों में थे। पिछले कई साल का उनका लेखा जोखा आचार्य के पास था। फिर हमने हकीकत का पता लगाने के लिए एक नया रास्ता चुना। दूसरे दिन हमारी टीम आचार्य के पास कुछ नए लोगों को लेकर जाएगी, कुछ ऐसे लोग जिनसे ज्योतिषाचार्य पहले कभी नहीं मिले। उन लोगों के सवालों की जानकारी
केवल हमारे पास होगी। फिर देखते हैं आचार्य क्या बताते हैं। वो फरियादी के मन की बात जान पाते हैं या नहीं। यह एक अग्नि परीक्षा थी जिसका मकसद किसी को चुनौती देना नहीं था। हम बस इस प्रक्रिया को पूरी तरह जानना चाहते थे ताकि किसी शक की गुंजाइश न रहे। और इन सब के लिए पड़ताल का दूसरा और अंतिम दिन काफी अहम था। आज का हमारा मिशन था आचार्य से कुछ अनजान लोगों की पड़ताल कराना। फिर देखते हैं अनुमान कितना सही होता है। उससे पहले कुछ और बातों को जानना जरूरी था। क्या वाकई छाया शास्त्र नाम की कोई विद्या है? ये पता करने के लिए हमारी टीम एक ज्योतिषी के पास पहुंची। छाया ज्योतिष एक ज्योतिष का ऐसा प्रकार है जिससे कोई भी व्यक्ति की छाया देखकर उसका ज्योतिष देखा जा सकता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा। तो वो एक विज्ञान ऐसा है जिसको बोलते हैं ऑकल्ट साइंस। तो वो भी एक ज्योतिष का प्रकार है जो मैंने अभी तक बहुत सारा उसके बारे में सुना है और मैंने पढ़ा भी है उसके बारे में। हालांकि मैंने कभी पर्सनली फेस नहीं किया है, बट मैंने देखा है और वो चीज़ को मैंने ज़्यादा सुना है। अनंत मेनन नृत्य संगीत की दुनिया का मशहूर नाम है। अनंत छाया शास्त्री राजेंद्र नागर को नजदीक से जानते हैं। भविष्य नहीं, बेसिकली वो ऑरा की बात करते हैं। जब आप मिले तो वो ऑरा की बात करते हैं। ऑरा की बात करते हैं। या सो ही वर्क्स ऑन द कलर्स आल्सो, लाइक देयर आर सर्टेन कलर्स इन एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन बीइंग्स जो बैलेंस करता है हमारे ऑरा को। अच्छा। तो ये शैडो के थ्रू ही टेल्स यू अबाउट द बैलेंस थिंग, ही गाइड्स यू विद दैट। सो दैट्स हाउ दे बैलेंस द ऑरा थिंग। अच्छा, तो आपको जब उनके बारे में पता चला और आपने उनसे मुलाकात की जी, तो क्या महसूस हुआ आपको? बहुत ही पॉजिटिव महसूस हुआ। बिकॉज एक्चुअली द वे लाइक वो एक ही चीज़ को नहीं, आई वुड टेल हिम ही इज लाइक एन वैज्ञानिक है। भविष्यवाणी से जुड़ी हर खोज मनोविज्ञान की तरफ जाती है और मनोविज्ञान के जानकार ने परछाई देखकर भविष्य बताने की कला को सिरे से खारिज कर दिया। इनके मुताबिक सारा खेल दिमाग का है। जो ये करता है उसे भी पता नहीं है कि इसका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस है। वो उसको मानता नहीं, वो जो करता है वो भी मानता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और जो उसका लाभ लेता है या जो भी लेता है वो भी उसको भी पता नहीं है। बट द प्रोसेस विच इज हैपनिंग इज साइकोलॉजिकल। अच्छा, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपको अगर प्रोसेस जो है वो साइकोलॉजिकल है। पता दोनों को नहीं है, जो कर रहा है ना जो हो रहा है, दोनों को नहीं पता, लेकिन प्रोसेस साइकोलॉजिकल है। और वो कैसे इफेक्ट करता है माइंड को? क्योंकि सजेस्टिबिलिटी होती है, सूचन अवस्था होती है। आप यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द पर्सन दैट ही विल से समथिंग बैड अबाउट मी और समथिंग गुड अबाउट मी। आप जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपका माइंड जो है वो रिसीव करने के लिए रेडी होता है। अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो जो भी बातें कही जाती है वो अंदर सीधी उतर जाती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत? छाया शास्त्र कितना सटीक है ये कुछ देर में साबित हो जाएगा। हमारे लोग पहुंचने वाले थे। इधर आचार्य राजेंद्र हमेशा की तरह अपने काम में जुटे थे। तब हमें पता चला कि इनका बचपन से ही इस काम में रुझान था। उनके दादाजी की भी छाया शास्त्री थे। वो छाया के हिसाब से लोगों का निदान करते थे, रोग पकड़ते थे और निदान करते थे। तो थोड़ा बहुत उन्होंने भी सिखाया, बचपन से ही सिखाया उन्होंने। और उनको डार्क लाइट छाया से उनको पता पड़ जाता है और हमने उसको छाया को हमने ज्योतिष शास्त्र के साथ कनेक्ट किया है। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। आचार्य से मिलाने के लिए जिन दो लोगों को हमने बुलाया था वो आ चुके थे। पहले शख्स हैं रोहित चड्ढा और दूसरे का नाम है धीरू भाई पटेल। पहले हम इनके सवाल जानेंगे, फिर इनको आचार्य से मिलाएंगे। पहला नंबर रोहित का है। अगर कुछ बहुत पर्सनल नहीं है तो सवाल बता पाएंगे कि क्या सोचा है? हाँ, बेटी की मैरिज वगैरह के बारे में है। क्या कि कब होगी, उसी संदर्भ में। बाकी अपना फ्यूचर आगे भी, वैसे तो मैं 30 मई को रिटायर हो चुका हूँ, एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ। अब आगे क्या स्कोप है,
कैसे तो ठीक मैनेजमेंट है, 2 स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए आपके। एक ये कि बेटी की शादी का क्या रहेगा, कब होगी, और दूसरा कि क्योंकि आप खुद रिटायर हो चुके हैं, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, तो आगे फ्यूचर क्या रहेगा। पहली चीज़ तो ये कि सवाल समझ पाएंगे क्या, वो सवाल खुद बता पाएंगे कि आपके मन में क्या है शैडो देख के, और अगर सवाल बता देंगे तो उसके फिर जवाब बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। आइए देखते हैं, आइए। रोहित के सवाल केवल हमारी टीम जानती थी। देखते हैं आचार्य राजेंद्र क्या बताते हैं। दोनों के बीच ये पहली मुलाकात है। ये आपने जो है इनकी छाया यहाँ तक आ रही है, हाँ, तो ये अभी आपने बढ़ती- इनका अब- फेस मार्क कर दिया। अभी क्या है कि ये बढ़ती जाएगी, सूर्य की गति बढ़ती जाएगी ना। ठीक है। अब हाँ हाँ, और ये इनके हाथ आपने करवाए तो ये हाथ मार्क कर दिया ये आपने। हाथ मार्क कर दिया मैंने यार। ठीक है, ये हाथों का निशान आ गया। अब आगे क्या करेंगे? बस अब है ना, इनकी शैडो रीडिंग करेंगे अपन। शैडो रीडिंग करेंगे। लंबी सांस लें, ऊपर हाथ करके ना, हाँ, लंबी सांस लें, धीरे धीरे हाथ ऊपर लाइए। थोड़ा थोड़ा हाथ खोलें, हाथ खोलो, थोड़ा हाथ खोलें। अब रोहित के दिमाग में कौन सा सवाल घूम रहा है ये बताने की बारी थी। यहां रोहित के सवाल एक बार और आपको याद दिला देते हैं। पहला सवाल था बेटी की शादी कब होगी, और दूसरा सवाल था रिटायरमेंट के बाद भविष्य कैसा होगा। अब कितना होता है कदम यहाँ तक? हाँ, 2 3 4 5 6 7 7.5 देखो कट रहा है ना। शायद आइए 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 7.5 कितना हुआ? 7.5 कदम हुए हैं भाई साहब। बराबर। इधर अब यहाँ से यहाँ तक कितने होते हैं आपके? अब आइए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देखो अब आओ 7। हाँ, इधर आ जाओ। 7 और 7 14, 4 और 1 5। 5 में स्थान किसका हो गया? संतान का। अच्छा, अभी जो प्रॉब्लम है इनको संतान को लेकर के है। अच्छा, यस, संतान को लेके प्रॉब्लम है। हाँ, संतान को लेकर क्या के प्रॉब्लम है? या तो उसकी शादी नहीं हुई होगी तो अच्छा। उसकी शादी हो जाएगी। हाँ। क्या उसकी शादी होने में आप विलंब हो जानते रही हैं है पहले से कि इनकी बेटी है, बेटी की शादी है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। नहीं जानते आप? मैं नहीं जानता। मैं तो सवाल यही था बेटी की मैरिज वगैरह के बारे में है क्या कि कब होगी। इनका एक और प्रश्न है हाँ। कि मेरी जो आगे, अब मेरी जो आगे की लाइफ है इनको वो कैसी रहेगी मेरी अब। हाँ। अब मेरे को क्या करना चाहिए, तो एक तो उसमें भी ये कंफ्यूज है। अपना फ्यूचर आगे भी, वैसे तो मैं 30 मई को रिटायर हो चुका हूँ, एक्सटेंशन पे चल रहा हूँ। अब आगे क्या स्कोप है। अद्भुत सवाल केवल रोहित और हमारी टीम जानती थी, लेकिन परछाई देखते ही आचार्य राजेंद्र ने भी उसे फटाफट बता दिया। इस नतीजे ने हमें चौंका कर रख दिया था। पहली परीक्षा में आचार्य एकदम खरे उतरे। अब दूसरे शख्स धीरू भाई पटेल की बारी थी। हमने उनसे सवालों को एक कागज पर लिखने के लिए कहा। धीरू भाई ने मन की सारी उलझनों को कागज पर उतार दिया। फिलहाल इन सवालों को आप देख लीजिए। दिखाइए सर, सवाल क्या है आपका? ये देखो जी, मैंने एक कागज़ ले लिया, ये इनका सवाल है, और इस सवाल को मैं ऐसे के ऐसे ही आपके सामने फोल्ड कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया और ये गया मेरी पॉकेट में। अब जब पूरा ये शैडो वाला मामला हो जाएगा, राजेंद्र जी इनका सारा सवाल वगैरह बता देंगे, तब हम इस खोल के देखेंगे इस पेपर को कि क्या सवाल लिखा था। सवालों को हमने नहीं पढ़ा, कागज पर जो भी लिखा था वो हमारी जेब में था। जब आचार्य बताएंगे फिर देखते हैं कितना सही होता है और कितना गलत। तो धीरू भाई की जो शैडो पूरी कॉम्पोजिशन है वो हो चुकी है। जो पूरा पता लगाना था राजेंद्र जी ने पता लगा लिया है। सवाल हमारे पास हैं। धीरू भाई को कौन से सवाल चाहिए थे मुझे भी नहीं पता, मैंने खोल के नहीं देखे। हो गई राजेंद्र जी आपकी कैलकुलेशन? धीरू भाई आप सेटिस्फाइड हैं जैसे इन्होंने आपका पूरा कैलकुलेशन किया? चलिए सर, अब आप बताना शुरू करिए। हमारी नजर आचार्य पर थी और आचार्य की नजर कागज पर।
शायद कोई गणना कर रहे थे। तो प्रश्न इनके इस प्रकार से आ रहे हैं। प्रश्न इनके किस प्रकार से आ रहे हैं? धीरू भाई आ जाइए, थोड़ा करीब आइए और सुनिए। इस प्रकार से आ रहे हैं कि अभी ये काफ़ी कंफ्यूज हैं, बिजनेस को लेकर के भी हैं और काम को भी लेकर के भी हैं। बिजनेस को लेकर और काम को लेकर कंफ्यूज हैं थोड़े। मेन चीज़ क्या है कि मेरे ऊपर जो जवाबदारियां हैं अभी, जवाबदारी मतलब कर्ज नहीं कह सकते, कर्ज भी कह सकते हैं, सब चीज़ मेरे ऊपर जो जवाबदारियां हैं उसमें से मेरे को मुक्ति कब मिलेगी? जो क्वेश्चन है, मेरे अंदर की जो जवाबदारियां हैं, मेरे अंदर जो इस वक्त लाइबिलिटीज है भाई, अब आप याद रखिएगा, पहला सवाल ये हो गया कि मेरे ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं वो कब खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, कैसे खत्म होंगी, कब खत्म होंगी। जीवन संबंधित कार्य मैं से बच्चों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के जो इन्होंने लिया है, बेचा है, जो भी किया है, तो उसमें मेरे को कितनी सफलता मिलेगी। अच्छा। और जमीन के कार्य में मैं नई स्कीम में मैं कैसे आगे आ सकता हूँ। तो धीरू भाई के राजेंद्र साहब के मुताबिक 3 सवाल हैं। पहला ये कि लायबिलिटीज किस तरह से खत्म होंगी, दूसरा परिवार का, बच्चों का किस तरह से रहेगा, और तीसरा ये कि जो नई काम करूँ उसमें सफलता कैसी रहेगी। आचार्य के मुताबिक धीरू भाई पटेल का पहला सवाल है कर्ज कब और कैसे खत्म होगा। दूसरा सवाल संतान की शादी कब होगी, उसका भविष्य कैसा होगा। तीसरा सवाल भी संतान के भविष्य से ही जुड़ा है। धीरू भाई, आप ये सवाल आपके हैं जो मेरे पास थे, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप खुद पढ़ के मुझे बताइए कि आपने क्या क्या लिखा था इसमें कर्जा मेरा कब खत्म होगा उसकी जवाब। देखिए, पहला सवाल क्या था, लायबिलिटीज, जो राजेंद्र जी ने बताया। तो पहला सवाल वही है कि कर्जा कब खत्म होगा। दूसरा मेरे बच्चों की शादी के और उसका सेटलमेंट। दूसरा सवाल बच्चों के बारे में था कि बच्चों का किस तरह से सेटलमेंट होगा, वही और है। तीसरा भी दूसरे बच्चे का ही सेटलमेंट का ही है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो सवाल तो 3 ही थे, 3 सवाल रखे थे, तीनों सवाल यहाँ पर हैं। लायबिलिटी कब खत्म होगी और बच्चों का क्या होगा, और दूसरे बच्चे का किस तरह से सेटलमेंट होगा बिजनेस वगैरह को लेके। तो करीब करीब है, मतलब 90% मान लें, 50% मानो, 50% मानो, नहीं 90% मान लें, क्योंकि आपने ये कहा कि भाई लायबिलिटीज जो सबसे बड़ा सवाल, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल क्या था? बस वही था, कर्जे का, बच्चे का जो लायबिलिटीज है, मेरे ऊपर जवाबदारियां है, कब खत्म। आश्चर्य है, ये कैसे हो सकता है। छाया देखकर आचार्य राजेंद्र ने धीरू भाई का भूत, वर्तमान, भविष्य सब बयां कर दिया। समस्या जानने के बाद उनका हल भी सुना दिया। अब इसका आंसर दे देता हूँ। अच्छा, चलिए, सवाल तो आप लोगों ने सुन लिया, अब जवाब भी सुन लीजिए। जवाब क्या दे है जी, बताइए। एक्चुअल में क्या था कि ये इनका जो समय जनवरी 2017 से इनके ऊपर जनवरी 2017, 18 और जनवरी 19 और 20, तो 18 से 20 का समय इनका खराब था। छाया देखकर समय और ग्रहों की गणना का काम तो सदियों से होता चला आ रहा है। देश भर में बने जंतर मंतर इसके गवाह हैं। जानकारों के मुताबिक छाया शास्त्र ने इसी विद्या को ज्योतिष से जोड़ दिया। रोहित चड्ढा और धीरू भाई पटेल की पड़ताल के नतीजे साबित करते हैं कि युगों पुराना होने के बावजूद छाया शास्त्र आज भी कारगर है, जिसका अनुमान हकीकत के काफी करीब होता है। लोग इसके बारे में कम जानते हैं, लिहाजा इसे चमत्कार का नाम दे दिया जाता। छत्तीसगढ़ के घने जंगल में देवी का एक प्राकृतिक धाम है, जो साल में केवल 1 दिन खुलता है, बाकी समय वहां कोई नहीं जाता। यहां तक कि धाम का द्वार भी एक भारी पत्थर से बंद रहता है। और जिस दिन धाम खुलता है, जानते हैं वहां क्या होता है? जब आदिवासी धाम के अंदर जाते हैं तो देवी की प्रतिमा के सामने कई बड़े जानवरों के पैरों के निशान मिलते हैं। कभी हाथी, कभी शेर, तो कभी बैल, ऐसे न जाने कितने निशान वहां पहले से मौजूद रहते हैं। जबकि वो धाम पहाड़ के अंदर है, चारों तरफ से बंद, जाने का केवल एक रास्ता, जो एक बड़े पत्थर से बंद रहता है, उसे हटाना किसी जानवर या 1-2 इंसानों के बस की बात ही नहीं। फिर उस धाम में जानवरों के पैरों के निशान कहां से आते हैं? आदिवासी कहते हैं यह आदि शक्ति का चमत्कार है। चमत्कार की हकीकत का पता लगाने के लिए हमारी टीम तब पहुंची जब धाम का द्वार
खुलने वाला था। न सफर खतरनाक था, न मंजिल दूर थी। अगर कुछ मुश्किल था तो वो था चमत्कार के उस दावे पर यकीन करना। देवी का जो धाम साल में केवल एक बार खोला जाता है, वहां अपने आप हाथी और घोड़े जैसे बड़े जानवरों के पैरों के निशान कैसे बन जाते हैं। अंदर जगह बेहद तंग है, द्वार भी काफी छोटा है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। लोग तो कहते हैं कि यह आदिशक्ति का चमत्कार है। अगर निशान कोई जानवर बनाता है तो वह मंदिर में केवल एक जगह पर ही क्यों बनाता है? अगर यह काम किसी इंसान का है तो उसके सबूत क्यों नहीं मिलते? अगर निशान वाकई दैवीय निकला तो जानवरों के पैरों के निशान ही क्यों? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम को छत्तीसगढ़ में बस्तर के आलोर गांव पहुंचना था। रायपुर से 250 किलोमीटर दूर देवी के धाम तक पहुंचते पहुंचते गहरी रात हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त भी यहां का नजारा चौंकाने वाला था। लोगों की लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी कि इसके दूसरे छोर को हमारा कैमरा भी कैद नहीं कर पाया। लिंगेश्वरी माता को लेकर लोगों की आस्था और श्रद्धा का अंदाजा इस नज़ारे को देखकर साफ लगाया जा सकता है। गुफा के द्वार सुबह 4 बजे खुलेंगे, लेकिन पिछली रात से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु इसी तरीके से कतारबद्ध होकर कई किलोमीटर तक बैठे हुए हैं और 1 वर्ष बाद लिंगेश्वरी माता के दर्शन का इंतजार कर। देवी का वो चमत्कारी धाम इस गुफा के अंदर है, जिसका मुंह साल भर इसी तरह बंद रहता है। ये केवल एक बार भादो माह के 13 के दिन खोला जाता है और वो वक्त आज सुबह से शुरू होने वाला है। कहते हैं जब इन पत्थरों को हटाकर लोग अंदर जाएंगे तो कुछ निशान मिलेंगे, जिनका नाता बस्तर के भविष्य से होता है। तो भविष्यवाणी कैसे होती है? क्या वहाँ पर निशान मिलते हैं? क्या होता है? किस तरीके से भविष्यवाणी की जाती है? भविष्यवाणी वही बता रहा हूँ, जो उसका चिन्ह रहेगा वही भविष्यवाणी वही बताएगा। किसका चिन्ह मिलता है? क्या मिलता है? वहाँ 2-3 बाणी का चिन्ह मिलेगा, हाथी का मिलेगा, अच्छा, शेर का मिलेगा, अच्छा शेर का चिन्ह अगर मिलता है तो लड़ाई होता है। हमारी दिलचस्पी इस भविष्यवाणी और उसके नतीजे में नहीं थी। हम तो गुफा के अंदर उन रहस्यमयी निशानियों को देखना चाहते थे। ये सारा खेल एक रात का था, लिहाजा हमारी टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद थी। आदिवासी अपने पारंपरिक पूजा पाठ में जुटे थे। मंदिर के पुजारी प्रतिमा की पोशाक और छतरी लेकर गुफा की तरफ बढ़े। अब कुछ देर बाद धाम के मुहाने से पत्थर हटाए जाएंगे, क्योंकि अंतिम पूजा शुरू हो चुकी थी। वर्ष बाद लिंगेश्वरी देवी के गुफा का द्वार फिर खुलने को तैयार है। गुफा के विशेष पुजारी गुफा के द्वार के बाहर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। लिंगेश्वरी देवी से प्रार्थना की जा रही है और लिंगेश्वरी देवी से गुफा का द्वार खुलने की अर्जी स्वीकार होने के बाद गुफा के इस द्वार को फिर खोला जाएगा। पूजा होने के बाद एक एक करके पत्थरों को हटाया जाने लगा। विशेष पूजा अर्चना के बाद लिंगेश्वरी देवी का द्वार 1 वर्ष बाद फिर खुलने को तैयार है। पत्थरों को पुजारी जो है वो हटा रहे हैं और इन पत्थरों के हटने के बाद ही लिंगेश्वरी देवी द्वारा हर वर्ष की जाने वाली भविष्यवाणी आपकी आंखों के सामने होगी। गुफा का मुहाना बेहद छोटा था। यहां से हाथी, बैल और घोड़े जैसे जानवरों के जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो पूरा ध्यान अंदर जाने में था। लिंगेश्वरी देवी के गुफा का द्वार खुल चुका है और गुफा के 2 विशेष पुजारी गुफा के अंदर सबसे पहले जाएंगे और वो ही लिंगेश्वरी देवी द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणी को सबके सामने रखते हैं। दादा, द्वार खुल चुका है, अब आप अंदर जाएंगे जी, तो किस तरीके की भविष्यवाणी होती है? क्या यहाँ पद चिन्ह रहता है हर साल के बाद? अच्छा, तो उस पद चिन्ह को हम लोग देखते हैं हाँ, तो किस दिशा तरफ सामने क्या रहता है, अच्छा, उस दिशा का भविष्यवाणी प्रणाम मिलता है और उसी को कोच का रेत को निकाल के हरि बोलो बोल के फिर सब उठाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पूजा करना शुरू होता है। उसके बाद बातचीत में पता चला कि पिछली बार बैल और बिल्ली के पैरों के निशान मिले थे। क्या पिछले साल क्या दिखाई दिया था? पिछले साल बिल्ली का खोज था, अच्छा, और बैल का खोज था। बिल्ली और बैल, तो उसको क्या मानते हैं, क्या होता है? वो धन है, बैल खोज। अच्छा, बैल से जो है कि धन की वर्षा होती है बस। और बिल्ली खोज जो है ना, हाँ, उसको अशुभ मानते हैं। अच्छा, बिल्ली को अशुभ मानते हैं।
पुजारियों के साथ हमारी टीम भी धाम के अंदर पहुंची। सभी मिलकर निशानियों की खोज में लग गए। बाहर लोग पुजारी के ऐलान का इंतजार कर रहे थे और अंदर खोज जारी थी। तभी एक निशान पुजारी ने बताया कि यह हाथी के पांव का निशान है। ये लिंगेश्वरी देवी का लिंग है और इस लिंग के सामने यहाँ पर हाथी के पैरों के ये निशान मिले हैं। तो यही वो चिन्ह है हाथी का जो? हाँ, ये हाथी का खोज है। अच्छा, ये हाथी का खोज है, हाथी का चिन्ह है जी। तो क्या मानते हैं ये शुभ होता है? इसको हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, बने अनाज पानी भरपूर होता है। इस वर्ष अनाज पानी भरपूर होगा। जी। अब ये उत्तर दिशा की तरफ सामने किया है। अच्छा, उत्तर दिशा की तरफ जी। अच्छा, उस उत्तर दिशा की तरफ मतलब उधर भरपूर फसल होने का संभावना है। निशानी देखकर हम भी हैरत में थे। ये निशान कुछ कुछ हाथी के पैर जैसा ही था, लेकिन मसला इसके आकार में नहीं, एक बंद गुफा में इसके बनने पर था। फिलहाल हम अपनी पड़ताल शुरू नहीं कर सकते थे। ये वक्त पूजा का था। बाहर लोगों को इस साल हाथी के पैर के निशान मिलने की जानकारी दी गई। पूजा के लिए अंदर की प्रतिमा को सजाया जा चुका था। इसके साथ ही लोगों के दर्शन और पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया, जिसके लिए लोग कल रात से ही लाइन में लगे थे। लेकिन हमारी सुई इस निशान पर अटकी थी। एक बंद गुफा में ये उभरा कैसे? और हाथी के पांव जैसा ही निशान क्यों? कुछ और क्यों नहीं? इस निशानी के मिलने से कहानी खत्म नहीं होती। असल मोड़ तो अब आने वाला था। आधी हकीकत आधा फसाना। सब कुछ देखने के बावजूद विश्वास नहीं हो रहा था। द्वार पर पड़ा पत्थर हमारे सामने हटा। आदिवासियों के साथ ही हम भी अंदर गए और उन निशानियों को देखा। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन बंद गुफा के अंदर जानवर के निशान बने तो बने कैसे? धाम बेहद ऊंचाई पर है, उसका मुहाना भी बंद था, अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं। फिर ये निशान कहां से आए? पहली बार किसी रहस्य ने हमारी टीम को भी उलझा कर रख दिया था। अब तो इस पहेली को हर कीमत पर सुलझाना होगा। रात गुजरी, सुबह हुई और सुबह होते ही चमत्कार की कुछ ऐसी कहानियां हमारे सामने आईं जिन्होंने हमारी टीम को और भी मुश्किल में डाल दिया। धाम के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक बियाबान जंगल में यह नजारा किसी को भी अचरज में डाल सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाता है गुफा के अंदर बनने वाला ये निशान, जो हाथी के पांव जैसा था। दावे के मुताबिक ये निशान देवी आदिशक्ति के चमत्कार का साक्ष्य है, जबकि गुफा साल में केवल एक बार खुलती है। 1 वर्ष से लिंगेश्वरी देवी की ये गुफा बंद थी और आज 1 वर्ष बाद जब इस गुफा के पट खुले तो इस गुफा के पुजारियों को लिंगेश्वरी देवी की इस मूर्ति के सामने, लिंगेश्वरी देवी के इस लिंग के सामने हाथी के पैरों का ये निशान मिला है। इस गुफा के पुजारियों का कहना है कि हाथी के पैरों का निशान बस्तर में खुशहाली का प्रतीक है और इस वर्ष लिंगेश्वरी देवी की कृपा से बस्तर में खुशहाली छाई रहेगी। हर वर्ष इस गुफा में अलग अलग पक्षियों के, अलग अलग प्राणियों के पैरों के निशान मिलते हैं और उसी आधार पर बस्तर का भविष्य इस मंदिर के पुजारी बताते हैं। मान्यता है कि लिंगेश्वरी देवी भविष्यवाणी के स्वरूप ऐसे चिन्हों को चमत्कारिक रूप से इस गुफा में प्रकट करती है और वही बस्तर का भविष्य हर वर्ष बताती है। हर साल गुफा बंद करते वक्त पुजारी जमीन पर रेत बिछा देते हैं ताकि निशान अच्छे तरीके से उभर सके। दिन के उजाले में हमने निशान को फिर गौर से देखा। गुफा के अंदर मिले इस हाथी के पैर के निशान को अगर हम लोग ठीक तरीके से देखें तो ये हूबहू उसी तरीके से दिख रहा है जिस तरीके से हाथी रेत पर चलने के बाद अपने फुटप्रिंट छोड़ते हैं। अक्सर हमने टीवी पर देखा होगा कि नदी वाली जगह पे, रेतीली जगह पर जब हाथी चलते हैं तो ठीक इसी तरीके से हाथी के जो फुटप्रिंट है वो मिलते हैं। गुफा के बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं, लिहाजा अब समय की कोई कमी नहीं थी। हमने देवी के इस धाम को गौर से देखा। आने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। गोलाकार इस गुफा को अगर हम लोग 360 एंगल में देखें तो इस गुफा में कहीं भी इतनी बड़ी जगह नहीं है कि कोई बड़ा जानवर इस गुफा के अंदर आ जाए। कहीं पर पत्थरों के बीच छोटी छोटी दरारें हैं, उन दरारों से बहुत ही छोटे छोटे जानवर जो हैं वो इस गुफा के अंदर आ सकते हैं, लेकिन उन्हें भी काफ़ी मशक्क़त इस गुफा के अंदर
आने में करनी पड़ेगी। ऐसे में किसी हाथी का इस गुफा के अंदर आना और अपने पैरों का ये निशान बनाना बिल्कुल ही संभव नहीं है, और किसी इंसान द्वारा बनाया गया भी ये निशान नहीं दिख रहा है, हूबहू हाथी के पैरों जैसा निशान है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने खड़ा है कि इस गुफा के अंदर हाथी के पैरों का ये निशान आया कैसे। हमारी टीम इस गुफा की बाहर से भी पड़ताल करेगी, लेकिन लोगों ने कहा कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, हाथी के आने लायक जगह तो कहीं नहीं मिलने वाली। हाथी तो घुस नहीं सकती है, यहाँ का एक अद्भुत चमत्कार है देवी का। ये एक लिंगनुमा प्रतिमा है जिसको लिंगाई माता के नाम से जानते हैं। देवी द्वारा प्रकट किया गया ये निशान है, ये देवी की मान्यता है, और देवी यहाँ पर भविष्यवाणी के बतौर यहाँ पर पदचिन्ह अंकित कराती है। आदिवासी इस धाम में, इन निशानियों में और देवी की भविष्यवाणी में शिद्दत के साथ यकीन रखते हैं। दावा है कि देवी ने इन निशानियों से जो भी भविष्यवाणी की, बस्तर में वो बिल्कुल सच हुआ। 2013 में शेर के पंजे के निशान मिले थे, जो बड़े पैमाने पर हिंसा का संकेत था। उसका हमारे पास बकायदा दस्तावेज में रिकॉर्ड है, दस्तावेजीकरण हुआ है, उसका रिकॉर्ड में है कि 2007, 2009 और 2013 में 3 साल में शेर का पंजा का निशान मिला था। और इन्हीं 3 सालों में दुर्भाग्य से हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा हिंसक गतिविधियाँ, विशेषकर नक्सल गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और हमारे जो फोर्स के जवान काफ़ी संख्या में शहीद हुए थे। मंदिर समिति हर निशानी और उससे होने वाले नतीजे का रिकॉर्ड रजिस्टर में लिखती है। 2013 में शेर के पंजे के निशान दिखे थे, और 2013 में ही बस्तर की झीरम घाटी में देश की सबसे बड़ी नक्सली वारदात हुई थी। देखिए, झीरम घाटी में कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, वो बहुत सारे लोग झीरम घाटी में मारे गए, क्योंकि उसका संकेत यहाँ पहले ही माता जी बता दिए थे, संकेत दे दिए थे कि यहाँ पर शेर का निशान था। जिस समय शेर का निशान यहाँ रहेगा, यहाँ राजनीति क्षेत्र में उतार चढ़ाव और कई यहाँ पर कष्ट या मारपीट या आतंकवादी से लड़ाई, इस प्रकार का यहाँ पर माता जी का संकेत हमें प्राप्त हुई थी। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बस्तर के आदिवासी इसी इत्तेफाक को चमत्कार मानते हैं। हम इस पहेली को सुलझाने में लगे ही थे कि हमारी टीम ने एक बात पर गौर किया। हमने देखा कि इस धाम में सभी लोग खीरे के साथ पूजा करने आ रहे थे। अब ये क्या चक्कर था, समझ में नहीं आ रहा था। तब हमने पुजारी से पूछा, पंडित जी, ककड़ी का प्रसाद जो आप दे रहे हैं, ये क्या मान्यता है और किस तरीके से प्रसाद? यहाँ माँ लिंगेश्वरी की मान्यता ये है, जो निसंतान दंपति यहाँ पर आ रहे हैं, वो मेन चढ़ोतरी खीरा है। जो खीरा लेके आ रहे हैं, दोनों दंपति उसको 2 भाग में बांटकर खा रहे हैं। उससे उनका जो उनको मिलना था है नहीं, वो उसी से उनको प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होता है। संतान की उम्मीद में कई जोड़े यहाँ हर साल आते हैं और चमत्कार की उम्मीद में माथा टेककर लौट जाते हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। पटेल साहब जलगांव से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ छत्तीसगढ़ माता के दर्शन के लिए आए हैं, क्या? ये मामा हमारे हैं, उन्होंने बताया था कि लिंगेश्वरी माता का अच्छा आशीर्वाद रहता है, तो एक बार दर्शन ले लीजिए। अच्छा। तो 8 साल तो हो गया मुझे शादी के लिए। अच्छा। तो अभी इस बार मैं दर्शन लेने आया हूँ फर्स्ट टाइम। तो अभी इस बार दर्शन लेके अगर मेरी मनोकामना पूरी होती है तो नेक्स्ट ईयर वापस से आएंगे यहाँ दर्शन लेने के लिए। वैसे तो मैं प्रॉपर वर्धा का हूँ, लेकिन मैं बिजनेस टूर की वजह से पुणे शिफ्ट हुआ हूँ। तो करीबन 1500 किलोमीटर की दूरी बिल्कुल है। 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर आप आए हैं, क्या मन में श्रद्धा है और क्या मनोकामना लेकर? बस जैसे लोगों से ये सुना वैसे मन में इच्छा जगी और फिर दौड़े चले आए। कुछ लोग उम्मीद के साथ आए थे तो कुछ मन्नत पूरी होने के बाद देवी के दरबार में माथा टेकने आए थे। लोगों की देवी के इस धाम में गहरी आस्था है, जिसकी सबसे बड़ी वजह धाम के अंदर अपने आप बनने वाली ये निशानियां हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, लोग चमत्कार देवी का मान रहे थे कि दंडकारण्य में जो दक्षिण कौशल से लगा हुआ दंडकारण्य है, वहाँ
शिव जी शिव शक्ति के नाम से लिंगई माता को जाना जाता है। एक्चुअल लिंग है, इसको माता का स्वरूप दिया गया। रात हो गई लेकिन दर्शन करने वालों का तांता खत्म नहीं हुआ। भीड़ होने के बावजूद तय समय पर धाम को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। सफाई करने के बाद रेत बिछाई जाने लगी ताकि अगले साल जब धाम खुले तो वो रहस्यमय निशान अच्छे तरीके से नजर आए। रेत बिछाने के बाद गुफा के मुंह को फिर पत्थरों से बंद किया जाने लगा। बस्तर की भविष्यवाणी और हजारों निसंतानों को संतान देने के दावे के साथ एक बार फिर 1 वर्ष के लिए लिंगेश्वरी माता की गुफा का ये द्वार अब बंद किया जा रहा है। गुफा के अंदर रेत बिछा दी गई है, साफ सफाई कर ली गई है ताकि अगले वर्ष किसी पशु पक्षी या इंसान के पंजों के निशान चिन्ह उस रेत पर फिर से दिख सके और अगले साल फिर बस्तर की भविष्यवाणी की जा सके। हर साल की तरह एक बार फिर देवी के इस दरबार को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया। परंपरा के मुताबिक अगले साल फिर भादो माह के 13 वाले दिन जब ये खुलेगी तो और कई दूसरे रहस्यमय निशान देखने को मिलेंगे। आपको क्या लग रहा, कहानी खत्म हो गई? नहीं, सबसे अहम मोड़ तो अभी आगे है। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आदिवासियों ने दावा किया था। तो क्या चमत्कार का दावा सच माना जाए? कहानी के इस मोड़ पर हमारे पास भी फिलहाल इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन चमत्कार की तस्वीर को फसाना कहकर खारिज करने की भी कोई वजह नहीं थी। फिर हमने दिमाग लगाया। अब कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे चमत्कार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। कुछ सोचकर अगले दिन हमारी टीम अपने काम में जुट गई। बस्तर का आलोर 40 घरों का एक छोटा गांव है और इसी गांव से कुछ दूरी पर देवी का वो धाम है। अब चमत्कार की उस पहेली को सुलझाने के लिए आज हमारी टीम अपना आखिरी दांव लगाने वाली थी। आज मंदिर पर सन्नाटा पसरा था, एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। हमें ऐसे ही मौके की तलाश थी। आज हमारी टीम गुफा का, उसके द्वार का, गुफा के आसपास की जगह का बारीकी से मुआयना करेगी। शायद कोई सुराग मिल जाए। गुफा का द्वार बिल्कुल कल रात की तरह बंद था। अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। देवी का ये धाम बाहर से एक बड़े कटोरे के आकार का है जिसका केवल एक ही द्वार है। उस द्वार के अलावा चारों तरफ कुछ छोटे सुराख हैं, लेकिन वो इतने बड़े भी नहीं हैं कि कोई हाथी, शेर या बैल अंदर घुस जाए। जबकि कल गुफा के अंदर हमें हाथी के पांव के निशान दिखे थे। हमने इस गोलाकार गुफा को ठीक तरह से हर जगह से देखा, पूरी तरह से गुफा का मुआयना किया, लेकिन गुफा में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह से इतने बड़े जानवर इस गुफा के अंदर जा सके। मान्यता है कि आदि शक्ति के चमत्कार की वजह से इस गुफा के अंदर इन जानवरों के पदचिन्ह आते हैं और उसी के हिसाब से बस्तर का भविष्य तय किया जाता है। फिर धाम के अंदर वो निशान आखिर बने कैसे? हमारी टीम हर जगह मौजूद थी, हर मोड़ पर हमारा कैमरा तैनात था। फिर हुआ तो ये हुआ कैसे? हम तो लाजवाब थे, लेकिन तर्क शास्त्रियों के पास इसके लिए तर्क था। वहां पर चिन्ह किस प्रकार के आते हैं? वहां पर जो है धरातल रीतियों का रहता है, उसके ऊपर मूंगे मकोड़े चलते होंगे, या कोई रेंगने वाले प्राणी जो है, सरड़ा है या सांप है या बिच्छू है, वो जाने के बाद उसमें निशान बनते हैं। और वहाँ पर जब तो तुम देखने जाते हो, वो निशानों को तर्क लगा के आप उस प्राणी से उससे जोड़ते हैं और उस प्राणी का नाम लेके हम ये बात फैलाते कि देखिए हम ये गुफा में ऐसा चमत्कार हुआ, देश में इस प्रकार का उस प्राणी का और भविष्य का संबंध लगा के इन बातों को फैलाया जाता है। किसी भी घटना को लेकर लोगों का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन बात अगर केवल तर्कों की हो तो कुछ और सवालों के लिए तर्क तलाशने होंगे। बंद गुफा में हाथी के निशान मिले थे, लेकिन गुफा में इतने बड़े जानवर के लिए कोई रास्ता नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई हाथी आ भी गया तो उसका इतनी ऊंचाई पर चढ़कर धाम तक पहुंचना नामुमकिन है, और अगर किसी तरह पहुंच भी गया तो वो रहस्यमय निशान गुफा में केवल एक ही जगह लिंग के सामने ही क्यों मिलते हैं? गुफा के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं दिखते? ये जरूरी नहीं कि हर पड़ताल का कोई नतीजा निकले। कुछ कहानियां
अधूरी ही खत्म हो जाती है। अधूरी तस्वीर को लोग अक्सर अपनी सोच के मुताबिक पूरी कर लेते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही निकली। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।